मातरम, वंदे मातरम, वो वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे everyone मातरम। Once again, वंदे मातरम, वो वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, सांझी संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। मेरे साथ कहेंगे वंदे मातरम। Come on everyone, once again, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज ईद है और आप लोगों का दीदार हो गया, तो मेरी तो रोज ईद होती है। वैसे इस कैनॉट प्लेस में मेरी रोज ईद होती है। जब जब मैं आपको देखता हूं, थोड़ी सी तबीयत भी नासाज हो तो बिल्कुल ठीक दुरुस्त होती है, और जिनकी थोड़े दिन बिगड़ जाए वो ठीक हो जाते हैं। बहुत बहुत आप वापस आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एवी ब्रदर्स वापस हैं और गाने के लिए यहाँ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम वो सारे लोग जो आज ईद में शरीक हैं, ईद की जिन्होंने सेवैयां खाई हैं और जिनके पड़ोसियों ने इनको ईद की सेवैयां दी हैं, उन सबको बहुत 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 मुबारक हो। थैंक यू सो मच। इस मुल्क में सुख हो, अमन हो, शांति हो, यही पैगाम दूर तक। और मोहब्बत, मोहब्बत का तो एक ही फलसफा है, मैं जो कहता हूं, और मैं बड़े बिलौज होकर वही बात कहता हूं कि आई लव यू। ये बहुत, इसमें कोई तकल्लुफ नहीं होनी चाहिए मियाँ। नहीं लग रहा है तकल्लुफ है तुम्हें। कहाँ के रहने वाले हो मियाँ? आई एम फ्रॉम बिहार। आई एम फ्रॉम बिहार। ये कहा जा सकता था कि मैं बिहार से हूँ, लेकिन इन्हें तो मेरे को टेस्ट करना था कि देखिए इसको अंग्रेजी आती है नहीं आती है। मियाँ, ओ मियाँ ऐसे ना बोलो, लखनऊ का बाशिंदा हूँ तो ऐसे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं बातचीत शुरू करता हूँ। वो तमाम लोग जो आ जाएं, ये लोग कहाँ से आए हैं भाई? हम उधमपुर से। उधमपुर से, जम्मू कश्मीर से। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? स्वास्तिक। स्वास्थ्य ओए ओए जी। और ये अयान, और वो राम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत मुबारक हो ईद आपको। और आप यहाँ पे आए हैं, आज शरीक हो रहे हैं। तो कैसे आना हुआ इधर उधमपुर से? हम स्पेशल तो आपका वो देखने आए हैं, शो देखने आए। बहुत अच्छी बात है और बढ़िया। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे 2 ही 3 चीजें रह गई हैं बढ़िया अच्छी देखने की। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं। एक कुतुब मीनार, उधर नीचे, दूसरा लाल किला, और तीसरा भैया जी। खन्ना साहब रोज मत आया करिए, गर्मी बहुत ज्यादा है, अब आराम करिए। मैं तो जा ही रहा हूँ, नाटक 2-4 दिन में चला जाऊंगा और रोज आने की जरूरत नहीं है। और आप लोग कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? यही से। खड़े रहो, ईद है, ईद के लिए खड़े रहो, आराम से खड़े रहो। और कहाँ से आना हुआ साहब? आप इधर से 2-4 लोगों से बात कर लें। कहाँ से आए आप? मैं नेपाल से हूँ सर। नेपाल से, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश। तो नेपाल में कहाँ से हैं? मैं काठमांडू से हूँ। काठमांडू से है। पशुपति साइड। हाँ हाँ, अच्छा वो साइट पशुपति साइट पे है। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत आपको मुबारक भी हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। हाँ। और आज आप यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ काम करते हैं यहाँ पे? मैं इधर जॉब करता हूँ सर। जॉब करते हैं, बहुत अच्छी बात। पहली बार आए शो में? नहीं, इधर 2-3 बार आ चुका हूँ। इधर शो में 2-3 बार आ चुके हैं? कल भी आया था, परसों भी आया था, आज भी आया। आज मौका खुला है, आज बातचीत हो गई, मेरी नजर आज पड़ गई, तो आज इनकी ईद हो गई। पाजी आ रहा हूँ मैं, 2 सेकंड दो, बस उधर ही आ रहा हूँ, रुख उधर ही है, मैं ऐसे घूमते हुए आऊंगा। मैं बस ये देख रहा था कि बहन खड़े होने में दिक्कत हो रही होगी ना बहन?
अच्छा, कहाँ से आना हुआ बहन? बिहार से आए हैं। बिहार में कहाँ से? समस्तीपुर समस्तीपुर से। तो कैसे इधर कैसे आना हुआ? घूमने के लिए आए थे। घूमने के लिए। तो बहन एक काम करो, ये उतरो सारे लोग नीचे और इस पे बैठ जाओ आके, ये जगह बनाई है आप ही लोगों के लिए। आओ जल्दी आओ ना, मेरे नीचे आ जाओ और आगे तुम आगे खड़े हो जाओ और बहन गार्ड साहब मदद करो, मैं इधर तब तक रुक करता हूँ। और इधर सब लोग कहाँ से आए हैं जी? सर पानीपत से। पानीपत से। पानीपत से। वाह बहुत अच्छी बात है, वाह बहुत बहुत बढ़िया। ईद मुबारक हो मियाँ। क्या नाम है? दिलसाद। दिलसाद। है दिलसाद, हंसी देखी तो चांद पूरा हो गया। क्या बात है। हाँ हाँ बाजी, कहाँ से आना हुआ? नमस्कार जी, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। रायपुर छत्तीसगढ़ से। नीरज जी आपका स्वागत है जी। रायपुर छत्तीसगढ़ से आए, बहुत अच्छी बात है, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया जी। क्या नाम है इनका? अनंतवीर। अनंतवीर। अनंतवीर, बहुत अच्छा। आते सत श्री अकाल जी। आप आते रहते हैं? मैं पहली बार आपके शो में आया हूँ। पहली बार शो में आए तो बाजी आपका गार्ड साहब पानी वानी पूछा बाजी से? अपनी मस्ती में रहते हो तुम भी। कहाँ पानी पिलाया था? कौन जिला तुम्हारा? बलिया जिला। पानी पिलाओ। चलो, जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं वो पूरे हो गए हैं, तो उनकी बातचीत शुरू करते हैं। ऋषभ तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज मिश्रा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आऊंगा, बात करूंगा। फजल अहमद साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ईद मुबारक फजल भाई। और मैंने कहा था ईद लेके आइएगा, और ईद तो दी जाती है, और सिवैया लेके आइएगा। सिवैया लाए हैं तो जरूर खाऊंगा, भी ब्रेक में खाऊंगा। मैं ये कह रहा था, हाँ। आज ईद का दिन है, हाँ। तो एक बात कहना चाहता हूँ हाँ हाँ कि चीनी किसके खेत की, मैंने गन्ना किसके खेत का, चीनी बनाया किस मजदूर ने, हाँ। आटा किसके खेत का, और जब सेवई बनी तो सेवई हो गई मुसलमान की। बहरहाल इसमें एक कड़ी और जुड़ती है। बहन आगे आ जाना, जब मन हो आगे आ जाना। इसमें एक कड़ी और जुड़ती है, और जब भैया जी ने खाई उसकी सिवई को, तो सारा देश की मैंने खाई। खाने वाला भी तो जोड़िए उसमें। वो जब बन के आई तो जो खाने वाला है तभी मुकम्मिल बात होगी, पूरी बात तभी होगी। तो सेवई के गले तभी मिलेगा जब सेवई आप खाएंगे। हाँ नहीं, हम भी खाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी, थैंक यू सो मच। विपिन शर्मा जी जर्नलिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये दो नन्हे बच्चे भी आज आए हैं, फाजिल साहब के बच्चे हैं आपके, बहुत बहुत। क्या नाम है आपका? मुस्तफा। मुस्तफा। और आपका? मुंतहा। 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 ये बिल्कुल एकदम नुक्ता सही जगह लगना चाहिए, है ना। नुक्ता गड़बड़ हो जाए, दाएं बाएं हो जाए तो बड़ा अनर्थ हो जाता है। अपना नाम बिगाड़ देते हैं, कोई ममता बुलाता है, कोई मुमताज बुलाता है, हाँ। तो कोई मंतहा बुलाता है। हाँ। अब मुझे आता है गुस्सा, इसलिए मैं सबको करेक्ट करती हूँ कि मेरा नाम मुंतहा है। मुंतहा। मेरी तो यहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा नाम आपका गलत बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरा भी नाम लोग बिगाड़ देते हैं, मालूम है। इसी शो में कोई कह रहा था मेरा नाम है प्रतीक, बोले जाए अतीक अतीक अतीक। मैं कह नहीं, मेरा नाम प्रतीक है, लेकिन अब वो अतीक बोल रहा था तो क्या करें, तो पूरा ही बदल दिया उसने, साउंड पे चला गया, वो साउंड के हिसाब से जोड़ दिया। बहरहाल बातचीत शुरू करें या आप ही लोगों से बात करें? आपसे बात करेंगे, जरूर करेंगे आपसे। कहां से आना हुआ आपका? उत्तराखंड अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से। बाल मिठाई लाए हैं? आप बोलोगे तो जब खाली हाथ मत आया करिए, जब भी आया करिए पाव भर मिठाई लेके जरूर आया करिए। जब अगली बार आइएगा तो बाल मिठाई लेके आइएगा, वरना तभी बात करेंगे, वैसे नहीं बात करेंगे, ठीक है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आज ईद की नमाज हो रही थी, वो जगह गई और उन्होंने वहां पे तकरीर की, भाषण दिया, और भाषण में उन्होंने कहा कि अपनी जान दे देंगे लेकिन देश को बंटने नहीं देंगे, ये बात उन्होंने कही। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक दंगाई पार्टी है, नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन कहा कि एक दंगाई पार्टी है। इतना कहना चाहती हूं किसी को कि ना सुने, एक दंगाई पार्टी से मुझे लड़ना है, एजेंसियों से लड़ना है। मैं अपनी हिम्मत के सहारे उनसे लड़ रही हूं, मैं उनके सामने नहीं झुकूंगी। नाम तो उन्होंने पार्टी का नहीं लिया, लेकिन समझने वाले समझ गए। और मुझे एक बात पे एतराज है ममता जी से, एक बात पे एतराज है, किसी के नाम को बिगाड़ना नहीं चाहिए, पार्टी का हो चाहे किसी का हो,
ना, मैंने इस बात की मर्यादा हमेशा अपनी शो में रखा है, नहीं बिगाड़ना चाहिए। आपको कहना हो, आपको एतराज है, तो मालूम है क्यों? जब आप कहती हैं तो इस मुल्क ने किसी को सत्ता पर चुन के बैठाला है, तो आप इतने सारे वोटरों पे कुछ ना कुछ कहती हैं कि उनकी दिमाग या उनकी मानसिकता ऐसी है क्या? बहन को ये सोचना चाहिए। बहरहाल मुख्यमंत्री, मैं आदर करता हूं उनका, और अपने चुने हुए सारे लोगों का आदर करना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूं, और वैसा होना भी चाहिए। सबसे पहले विवेक जी, एंड देन आई विल कम टू अदर। आज लेनिन का जन्मदिन है, महान क्रांतिकारी लेनिन का आज जन्मदिन है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब उन्होंने कम्युनल हार्मोनी की बात करी आज चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने, तो लेनिन का कुछ असर उन पे आज आया। कहीं ना कहीं कम्युनल हार्मोनी जरूरी है, होनी भी चाहिए। आज लेनिन जी का भी है, आज परशुराम जयंती भी है, आज वो भी है, आज ईद भी है, आज ईद भी है। हाँ हाँ हाँ, आज अक्षय तृतीया भी है और भगवान परशुराम जी का जन्मदिन है। हाँ। जी, तो जैसा मैं कह रहा था कि कम्युनल हार्मोनी और सांप्रदायिकता को मेंटेन करना, सांप्रदायिकता जो है इस समाज के अंदर नहीं होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने अगर ये बोला है तो ठीक बोला है, लेकिन उसको फॉलो भी करें। क्या बोला है तो ठीक बोला है। उन्होंने कहा एक पार्टी दंगाइयों की है, उससे लड़ना है। वो कह रही हैं साहब कि मुझे एजेंसियों से लड़ना है, तो लड़िए। ठीक है, हाँ जी, मैं आ रहा हूँ। चश्मा उतारिए पहले, चश्मा उतारिए। हाँ, आप बोलिए। हाँ जी। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। मोदी बाग ममता जी ने क्या बोला है कि लड़ूंगी उनसे। दंगाई पार्टी, दंगाई एक दंगाई पार्टी है। नाम लिया है, नहीं नाम लिया, नाम नहीं लिया, कहा कि दंगाई। दंगाई से, अरे उनके मच्छर तो मार के दिखा दीजिए, आप नाम ले रहे हो। आप उनके मच्छर तो मार के दिखा दीजिए। हमने मच्छर पे भी पेंट कर दिया ना कि ये वाला मच्छर हमारा है, तो हाथ लगा के दिखा दीजिए। जाओ, हाथ लगा के दिखा दीजिए। गाल के बोलते तो एक कमी निकल गई, ये छोड़ेंगे नहीं। कौन? ये देख लीजिए मोदी जी। मोदी जी छोड़ेंगे नहीं। प्रतीक जी, सबसे पहले आपका जब शो शुरू हुआ, वंदे मातरम की गीत हुई, और जितने भी देश समाज की एकता, देश की अखंडता के लिए सतत आहुति देने वाले लोगों को मेरा पहले नमन है, क्योंकि आज ईद भी है, परशुराम जी का जन्मोत्सव भी है और अक्षय तृतीया भी है। मैं कुछ पंक्ति से शुरुआत कर रहा हूं। तन देश का, मन देश का, देश के अंदर जितने घर है उसके भाई बहन, विमल हो प्रभु विमल हो। ये ऋषभ तिवारी के द्वारा लिखा गया पंक्ति नहीं, उसी बंगाल के अंदर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया पंक्ति है। उस भाई बहन में ना तो हिंदू है, ना तो मुस्लिम है, ना तो सिख है, ना तो ईसाई है, सब भारतीय हैं। और उन्होंने भारतीयों के उत्थान की बात कही थी, और उसी बंगाल की धरती से ममता बनर्जी ईद में दुआ देने की जगह भड़काने की बात करती है। देश की जनता और बेवकूफ नहीं है। कृपया करके समझिए प्रतीक जी, आपका ऐसा कृपया करके बोलने दीजिए यहाँ पे। ये कम से कम लोकतंत्र की खूबसूरती है। धूप हो, आंधी हो, बरसात हो, प्रतीक जी आए दिन संघर्ष करते हैं शो के लिए। बोलने दीजिए, संस्कार लाइए। आपके पार्टी के अंदर नहीं होगा, यहाँ लाइए। पार्टी के अंदर संस्कार नहीं होगा, यहाँ लाइए। यह संस्कार नहीं है। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, दूसरी बात प्रतीक जी, ये वहां पे हिंदू मुस्लिम करते हैं जब प्रदेश में रहते हैं, नेशनल में रहते हैं, लेकिन जहां मेरे आदरणीय सम्मानित मुस्लिम भाई बहन ज्यादा रहते हैं, वहां भी ये मुस्लिमों के बीच लड़ाई लगाने की बात करते हैं। मैं कैसे, वो बता रहा हूं। मुस्लिमों में भी 3 श्रेणियां हैं, अशरफ, अजलफ और अरजाल। वो तीनों श्रेणियों में 3 श्रेणी है, जिसमें पठान, शेख और एक पुरानी आती है, और एक में कुछ ऐसे वहां जाके उनको विभाजित। मैं आपको उतनी दूर जाने के लिए नहीं कहता हूं। मैं आता हूं, मैं वहां तक जाना। जी, आई जस्ट वांट टू काउंटर। पहली चीज, बहुत अच्छी बात है साहब, ज्योति बसु के बंगाल में कभी दंगे नहीं हुए, और मुख्यमंत्री ज्योति बसु कहते थे कि अगर दंगे तभी होते हैं जब उसको सरकार स्पॉन्सर करे। इस बात को समझिए, कभी दंगे नहीं हुए। आज के बंगाल में सांप्रदायिकता फैल रही है, दंगे हो रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं। किसकी वजह से? ये वो पार्टी है। 1946 में यूनाइटेड बंगाल में किसकी सरकार थी? सरावरदीन की सरकार थी। 15,000 हिंदुओं की लाश सड़कों पर पड़ी हुई थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? कहाँ था आरएसएस उस समय? अरे आप लोग गांधी जी ने भी यही कहा था। आया। ये फैक्ट्स को ऑटो चलाते हैं ना? जी। फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट मत करिए। बंगाल का मानुष हमेशा इकट्ठा रहा था। बंगाली मानुष ने कभी दंगा नहीं किया।
बंगाल के अंदर कभी हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स नहीं हुई, कभी नहीं हुई। देखिए, मैं एक बात आज कह रहा हूं, आज ईद है, आज ईद है, बहुत तसल्ली के साथ, बहुत इत्मीनान के साथ बातचीत करेंगे। जी शैलेश, ईद पे लाए हैं? अरे यार, कभी तो बहुत मोहब्बत वाले आदमी है यार। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है सिंगर राम प्रजापति, मैं कवि और राष्ट्रवादी गायक हूँ जी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, हिंद देश के निवासी। सर आपके लिए स्पेशल। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। और एक और सर थोड़ी सी पंक्ति है मेरी। माँ भारती के सुत हैं सारे समाज बंधु, माँ भारती के सुत हैं सारे समाज बिंदु, सब वर्ग बिंदु बिंदु हिंदू समाज सिंधु। एकात्मता के रख से एकात्मता के बल पर समरस यहाँ है जीवन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। हाँ जी, जो कोई राष्ट्रवाद की बात करे, हाँ मैं आरएसएस का हूँ, यदि मैं राष्ट्रवाद की बात करता हूँ मुझे आप जो संज्ञा दो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं राष्ट्रवादी हूँ। आप मुझे आरएसएस का मानो, बीजेपी का मानो, हिंदू मानो, और इस देश का एक आम नागरिक मानो, मैं यही बात करूंगा। चाहे मुझे आप जो टैग करने करो, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं तुमको देता हूँ, ये निकालो पहले। नहीं, हमें नहीं सुनाई देता। आदमी संपूर्ण होना चाहिए जैसा बन के आया है। जी अब बोलो। अभी हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि रविन्द्रनाथ ठाकुर, तो पहले तो रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, रविन्द्रनाथ ठाकुर थे, उनका नाम था। दूसरा कि वही रविन्द्रनाथ ठाकुर जो है हमेशा कहते थे कि मैं राष्ट्रवाद से ज्यादा इंसानियत और मानवता को तवज्जो देता हूं, राष्ट्रवाद एक पागलपन है। तो उसके ऊपर बीजेपी बात करेगी या आरएसएस बोलने का तैयार है इस देश में राष्ट्रवाद का नाम? देखिए, सत्यपाल मलिक गिरफ्तार हो गए, 3 दिन पहले बयान देना और 3 दिन बाद गिरफ्तारी हो जाना। तो इस देश में जो भी इस देश में विरोध सुर गाए उसको एक एंटी नेशनल कह देना या नेशनलता से बाहर कर देना, वो इस देश की परंपरा चल गई। जी एक मिनट, बीजेपी का दिन का मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं अपने भाई को। एंटी नेशनल और नेशनल के बीच बेसिक डिफरेंस ये है कि उन सारे लोग को एंटी नेशनल जरूर बोला जाएगा जो इस देश की अखंडता को तोड़ने का प्रयास करेंगे, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो कहीं भी हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, भाई साहब मैंने फिर कहा था संस्कार लाइए, युवा देख रहा है, क्या सीखेगा आपसे? दूसरी वही बता रहा हूँ, उसको जानने के लिए सुनने की क्षमता, समझने की समझ होनी चाहिए। टॉपिक है बंगाल, जवाब हो तो जवाब दे। मैं बता रहा हूँ, बंगाल में एक बहुत फेमस कोटेशन है, जतो दोष नंदो घोष। जतो दोष बंगाल में कहा जाता जतो दोष नंदो घोष। उसका मतलब होता जो कुछ भी है हमारा दोष नहीं है, उसका है, पड़ोसी का है। जतो दोष नंदो घोष, जी मालूम है बंगाल में कहा जाता है। और आपके स्टेटमेंट में आपने ये भी कहा कि ममता बनर्जी ने एजेंसियों की बात की। मैं बंगाल बॉर्डर पे रहता है, आपको सतपाल मलिक आपके चाचा है क्या? बिल्कुल भाई है क्या? दादा है क्या? इतनी तड़प क्यों है? इतनी तड़प क्यों है? सरकार के तहत सरकार की एजेंसियों कार्रवाई कर रही है। क्या हुआ? घर से लड़के आए हैं क्या भाई? कुछ लोग तो सिमैया लेके आए हैं घर से और कुछ लोग घर से लड़के आए हैं क्या? जी नमस्ते, आप बैठ गई ना? बिल्कुल बैठिए। जी नमस्ते साहब। मेरा जिस ममता बनर्जी ने कम्युनिस्ट पार्टी को लात मार का बाहर भगाया, वही आज ममता बनर्जी की समर्थन में है। जय है मोदी की ताकत, भारत माता की। लेफ्ट पार्टी, ये देखिए राजनीति में बड़ी अजीब चीज है, बड़ी बेवफा होती है। राजनीति जो है बड़ी बेवफा होती है, कभी मोहब्बत होती है और कभी राजनीति बड़ी बेवफा होती है, कभी बावफा कभी बेवफा, कभी छोड़ के चली जाती है,
कभी भी उससे माफा जी मैं आ नहीं पाया था, सॉरी। मलिक जी प्यारे हो गए तो शेवंती जी की बात सुनते हैं ना, उनके आधार पे तो ममता जी को उठा लेना चाहिए था। और ममता जी को मस्जिद ही एक सहारा क्यों मिला ये बात बोलने के लिए? ये तो हमारे मुस्लिम भाइयों को समझना पड़ेगा कि किस मंच से ये बात बोली जा रही है, वो अपने को क्यों उपयोग करवा रहे हैं। ये ममता जी को नहीं, ये मुस्लिम भाइयों को समझना पड़ेगा कि मस्जिद में आके देश को बांटने काटने की कौन बात कर रहा है? वही ममता बनर्जी किसके अगेंस्ट लड़ रही है? देश के अगेंस्ट लड़ रही है, वो किसी एजेंसी अगेंस्ट नहीं लड़ रही। तो हमारे देश के हर एक व्यक्ति को समझना पड़ेगा कौन बांट रहा है, कौन बांट रहा है। खड़ी रहेगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। कौन, ये खुद समझना पड़ेगा कौन बांट रहा है और कौन जोड़ रहा है। काटने वाटने का भैया मेरे पास कोई काम नहीं है, और शब्दों पे बिल्कुल ध्यान रखता हूं, और जो बोलता हूं उस पर बिल्कुल पूरी तरफ से ध्यान रखता हूं। जी ममता बनर्जी, इधर पीछे, हाँ थोड़ा पीछे आ जाएंगे। हाँ जी, ममता बनर्जी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनाई तब तो बहुत अच्छी थी। अब क्या हो गया कि ममता जी इतनी खराब हो गई? कौन सा परिवर्तन हो गया? और जब जब बीजेपी जिस राज्य में हारती है फिर वहीं दंगा क्यों होता है? या जहां जीतना के लिए जाते हैं वहां दंगा क्यों होता है? इसका जवाब भी तो देना पड़ेगा ना इनको। ये कौन लोग हैं जो लिंचिंग कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो जला रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो घरों को आग लगा रहे हैं? जी जी, हाँ जी। सबसे पहले भाईजान ईद मुबारक। दूसरी बात, हिमाचल में हारी कौन सा दंगा हो गया? भाई गले मिल रहे हैं। हिमाचल में हारी कौन सा दंगा हो गया? छत्तीसगढ़ में हमारे कौन सा दंगा हो गया? राजस्थान में हमारे कौन सा दंगा हो गया? बंगाल में हारे दंगा कौन करा? जी खींच लो यार, यही अच्छा ज्यादा लगता है मुझे। सेल्फी वेल्फी खींचो, फिर घर जाओ अपना, सेवई वेवई खाओ, हो गया तुम्हारा काम। बहुत अच्छी बात है जी। आया समाजवादी पार्टी। ममता बनर्जी ने एक बात और कही, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इन पे फटकार लगाई कि किन पे? बीजेपी सरकार तो नाम कहने लेते हैं। नहीं, बीजेपी सरकार ने क्या किया कि 11 अपराधियों को जो बलात्कार के दोषी थे उनको महिमा मंडित करने का काम किया। एक कमेटी गठित कर करके उन 11 आरोपियों को छोड़ दिया। इसके बाद फूल माला लाद करके उनका स्वागत ऐसे कर रहे हैं कि कितनी बड़ी लड़ाई। देखिए ये लोग हैं, इनको पहचानो कि अगर बलात्कार के दोषियों के लिए लड़ रहे हैं। मैं ये करूं, उन्होंने कहा कि वो फाइल मंगवाई सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट को फाइल ही दी कि किस बात पूरा कहा करिए। फाइल मंगवाई, वो रेडी है, वो जवाब के लिए हाजिर होंगे। पूरी बात कहा करिए, जो भी पूरी बात कहा करिए। जी मैं आ रहा हूँ। उन्होंने फाइल मंगाई, मैंने मांगा, वो फाइल के साथ जवाब के साथ हाजिर होंगे, ये बात होगी। मैं आ रहा हूँ वन बाय वन, छोटा जवाब। नीरज से तो पूछे ही नहीं, नीरज कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ईद मुबारक हो। मैं आता हूँ जी। नीरज जी को जान देंगे, वाह क्या बात है नीरज जी। तो ममता जी कह रही हैं कि वो एक दंगाई पार्टी है, तो क्या आपका बिल्कुल समझौता है, हो गया है उनसे, ममता जी से? प्रतीक जी, तृणमूल कांग्रेस के नेता ने, बंगाल की मुख्यमंत्री ने जो कहा उस पर मेरी टिप्पणी उचित नहीं है, क्योंकि मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं। लेकिन जो बात उन्होंने कही वो मूलतः तो सही है। और कोई भी राष्ट्रवादी, उन्होंने कहा कि कहां दंगा हुआ बताइए आप? हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, इन्होंने गिनाया पूरा। प्रतीक जी मैं अपनी बात तो पूरी रख दूं, पूरा आपको हक है। क्योंकि जो उन्होंने मूलतः बात कही उस पर किसी भी राष्ट्रवादी और देशभक्त आदमी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि समाज को एक होकर बिना लड़ाई झगड़े, बिना उन्माद के साथ चलने की तो बात की। इस देश के अंदर जितने भी नेता और समाज के प्रबुद्ध लोग हैं वो यही बात तो कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। आपके शो की एक खूबसूरती जो प्रतीक जी रही है हमेशा से, कि हम लोग कभी से विषयांतर भी करते हैं। तो आज जरा सत्य पर भी बात हो जाए। आज देश के सामने 2 सत्य थे। एक सत्य सतपाल मलिक का, जिसने कहा कि उन्हें कहा गया तुम चुप रहो। चुप रहो किस पर? उन 40 जवानों की लाशों पर, कि कैसे देश में पुलवामा हुआ। आज उनके घर दिल्ली पुलिस गई और बाद में क्या कहा? चाय पीने के लिए बुलाया था। अरे कमिश्नर साहब, सत्यपाल मलिक जैसे आदमी के यहाँ आप बुलाते नहीं, आप जाते हैं और चाय पीते और पूछते कि देश के 40 बेटे वो कैसे शहीद हुए। दूसरा सत्य है, जब राहुल गांधी ने पूछा कि 20,000 करोड़ रुपए वो ड्रग्स के हैं, आतंकियों के हैं कि किस शहंशाह के हैं, आज उसका घर खाली कराया और चुपचाप इसलिए खाली कराया, इसलिए जी चुपचाप बिना मीडिया को बुलाए
वो चाबी दे दी और कहा कि सत्य की कीमत चुकानी पड़ती है। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। आपने अपनी पूरी बात कही, बात कहने का पूरा हक है, लेकिन फैक्ट सत्य के साथ। जी बिल्कुल, वेरी क्विक, मैं एक रिस्पांस आपसे लूंगा, देन चैलेंज। प्रतीक जी, इन्होंने सत्य की बात कही और सत्य स्पष्ट है कि राहुल गांधी बेल पर बाहर है, सांसद नहीं है, तो घर काहे को चाहिए भैया, घर काहे को चाहिए, ये सत्य है। और सबसे बड़ा सत्य, और सबसे बड़ा सत्य प्रतीक जी, मैं बंगाल के बॉर्डर पे रहता हूँ, झारखंड पे, और मैं जब अपनी गाड़ी लेके जा रहा था तो बंगाल के कथाकथित पुलिस वाले ने मुझे रोका और कहा, दाड़ा एखाने एखाने, बोले दाड़ुन दाड़ुन কি আছে, বলে 50 টাকা, 50, বলে কেন কেন 50 টাকা, কথা এটা মমতা রাজ আছে, ডেট তো পড়বে, বলে কেন, কথা এরকম চলবে না, এরকমই চলবে, কেন মমতা আছে, তো ये एजेंसी की बंगला समझ में आई कि नहीं आई? बंगला तो सबसे समझ में आता, आसान बात है। बोले ई रकम चलबे ना, बोले इस तरह नहीं चलेगा, 50 टका देते ही होबे तो आके, बोले 50, वो कुछ बात कर रहे होंगे, गाड़ी वाड़ी की बात कर रहे होंगे। बेगम मैं आता हूं, ममता बनर्जी ने एक बात और कही जो बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मैं जान दे दूंगी। क्यों आपने, मैंने कहा कि ममता बनर्जी जब कहा कि मैं जान दे दूंगी, तो आपने कहा बाप रे बाप, ऐसा क्यों कहा आपने? क्या जान देंगी, वो क्या जान देंगी, ये ना तो हम लोग के सामने देखे दिखाए, हिम्मत हो तो इतना है, यहाँ देखे दिखाए, और क्या? अरे कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम बनारस के रहने वाले। अरे बनारस की, तो बनारस में तो लोग तय करके आते हैं कि हमें जान देनी है। बोले दीदी ने कहा कि हमें जान देनी है, जान दे दूंगी, लेकिन देश नहीं टूटने दूंगी। मैं इसी पे, हाँ, गांधी की बात नहीं हो रही, अभी बात करूंगा, इसी मुद्दे पे लौटूंगा, छोटा सा ब्रेक लूंगा, फिर लौट। वंदे मातरम, वंदे। टेंशन में है अब अंसारी, जाने अब किसकी है बारी, यूपी के माफिया चैन से सो नहीं पाए रे, डर लगता है सपनों में भी योगी आए रे। अपराधियों का बुझा है दिया, यूपी से मिटने लगा माफिया, यूपी का प्यारा बुलडोजर पिया, यूपी से मिटने लगा माफिया, यूपी में दौर योगी का चलता रहे, माफिया के ही माती निपट जाएंगे। जोधपुर के हॉस्पिटल ने मुझे एज ए डेड घोषित कर दिया कि भाई कुछ भी नहीं बचा है, आप तो ले जाइए इनको। एकदम सडनली मेरे में ऊर्जा आई और मैं खड़ा हो गया। लोग उठा के लाते हैं और जो मरीज होता है वो पैदल चल के जाता है। ये मिरेकल है, चमत्कार है, ये तो एक शोध का विषय है। मैं तो कहता हूँ कि इस कलयुग में अगर भगवान को नज़दीक से देखना है तो बूटाटी धाम आप आके बाबा छतरदास जी का चमत्कार देख लो, आपको ये मन में विश्वास हो जाएगा कि साक्षात यहाँ भगवान है। आधी हकीकत आधा फसाना, आज रात 8:57 पर। नक्सली भी शामिल थे जिन्हें गोली लगी है। मुठभेड़ के बाद जब इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो वहां से विस्फोटक सामग्री और नक्सली साहित्य बरामद हुआ। मुठभेड़ में 5 से 6 नक्सलियों को गोली लगने के बाद उनके भागने की सूचना है। दावा है कि सुरक्षा बलों को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बेचापाल, नुलकातोंग और गोमपाड़ इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी है, जिसके बाद डीआरजी की टीम ने इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद डीआरजी जवानों ने भी नक्सलियों की गोलियों का मुंहतोड़ जवाब दिया। उमेश पाल हत्याकांड के वीडियो असद के साथ सभी आरोपी लगातार गोली चलाते दिखाई दिए थे।
जहां अतीक को मेडिकल के लिए ले जाते वक्त तीनों ने दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। सनी ने अरुण और लवलेश को सपने दिखाए कि वो डॉन बनकर खूब पैसे कमाएंगे और अतीक अशरफ की हत्या करके वो फेमस भी हो जाएंगे। सूत्रों के अनुसार पत्रकार बनकर ही वो अतीक अशरफ की हत्या कर सकते हैं, ये आइडिया भी सनी का ही था। हालांकि अतीक अशरफ की हत्या के बाद डॉन बनने की इस थ्योरी पर यूपी एसआईटी को भरोसा नहीं है। जिसके बाद सनी ने बाकी दोनों शूटरों को भी हत्या के लिए तैयार किया था। उनके साथ प्रयागराज आ पहुंचा और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। जांच के लिए एनआईए की टीम भी पहुंची। हमले के बाद से पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक की जांच में कई अहम जानकारियां सामने आई। इंटेलिजेंस ब्यूरो की जांच ने अपनी रिपोर्ट में बड़े आतंकी हमले की आशंका जाहिर की और हमले में स्टिकी बम के इस्तेमाल का भी दावा किया। भी को आशंका है कि इस हमले में स्टिकी बम का इस्तेमाल किया गया और कटरा जैसे पैटर्न को दोहराने की कोशिश की गई। गृह मंत्रालय और एनआईए को भेजी अपनी रिपोर्ट में आईबी ने कई अहम सूचनाएं दी हैं। आईबी ने उन स्वास्थ्य कर्मियों के बयान भी दर्ज किए जिन्होंने हमले के बाद घायल सेना के जवानों को ट्रक से बाहर निकाला। साथ ही घायल जवान का बयान भी दर्ज किया। सेना के सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने पहले कई राउंड फायरिंग की, फिर 2 ग्रेनेड दागे और फ्यूल टैंक को विस्फोट कर उड़ा दिया। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कई सैंपल लिए हैं। आईबी के रिपोर्ट के मुताबिक सेना के ट्रक पर करीब 36 राउंड फायरिंग का जिक्र किया गया। साथ ही फायरिंग में स्टील बुलेट का इस्तेमाल किया गया। जांच के दौरान ट्रक से 2 ग्रेनेड पिन भी बरामद की गई। इसके अलावा वहां से केरोसिन तेल के वाष्प भी मिले। साथ ही ईद के मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से सीएए और एनआरसी पर निशाना साधा और इसे देश को बांटने की साजिश बताया। ईद के मौके पर पश्चिम बंगाल की सीएम लोगों को बधाई देने के लिए सार्वजनिक मंच पर पहुंची और रेड रोड पर अपने भाषण के दौरान एनआरसी का जिक्र किया। मैं तो नहीं करने दूंगा। ईद के मौके पर ममता बनर्जी ने जमकर सियासी हमले किए और कहा कि पश्चिम बंगाल में वो एनआरसी लागू नहीं होने देंगी। इस दौरान उन्होंने एनआरसी के जरिए देश को बांटने का आरोप लगा दिया और कहा कि किसी भी कीमत पर देश को बंटने नहीं देंगे। ईद की नमाज के मौके पर पहुंची ममता बनर्जी ने एनआरसी को चुनावी हथियार करार दिया और आने वाला टाइम में भेंट होगा तो हम कुर्सी चेंज करके ही करेंगे। ममता बनर्जी शुरू से सीएए और एनआरसी का विरोध करती आई हैं और एक बार फिर ईद के मंच से ये मुद्दा उठाकर अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश की। उधर कर्नाटक के कोलार इलाके से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो आया सामने। वहां कुछ आवारा कुत्तों ने एक बच्चे को काट लिया जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें दिखा कि कुछ कुत्तों ने अचानक एक बच्चे पर हमला कर दिया। वो बच्चा सड़क से गुजर रहा था, तभी कुछ कुत्ते उसके पास पहुंचे और उस बच्चे के पैर को पकड़ लिया। इस दौरान बच्चे ने बचने की भी कोशिश की, लेकिन वहां कई कुत्ते मौजूद थे जिसकी वजह से वो बच्चा बच नहीं पाया। हालांकि जैसे ही वहां से गुजर रहे एक आदमी की नजर इस घटना पर पड़ी, वो फौरन वहां पहुंचा और उसने सभी कुत्तों को भगाकर बच्चे को बचाया। वहीं इस हमले के बाद बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। असम के करीमगंज इलाके में आए तूफान ने भारी तबाही मचाई, जिसकी वजह से वहाँ एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई, साथ ही कई घर तबाह हो गए। और जहाँ जहाँ से होकर ये तूफान गुजरा, उसने वहाँ की तस्वीर बदल कर रख दी। करीमगंज इलाके में तबाही का मंजर साफ देखा गया। तूफान की दस्तक से वहाँ पानी बरसने लगा और तेज हवाएं चलने लगी। हवा की रफ्तार के सामने मौजूद कई पेड़ टिक नहीं पाए और जगह जगह टूट कर गिर गए। इस तूफान के असर से 400 से ज्यादा घर बर्बाद हो गए। वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। प्रयागराज पुलिस अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ साथ उसके परिवार की 4 और महिलाओं की तलाश में अब जुट चुकी है, जो अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से ही फरार है। पुलिस ने अतीक के परिवार की इन सभी महिलाओं को उमेश हत्याकांड में आरोपी बनाया है। इनमें अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब रूबी, अतीक की बहन आयशा नूरी की बेटियां मंतशा और उंजीला शामिल हैं। असल में आयशा नूरी और उसकी दोनों बेटियों पर 5 लाख के इनामी शूटर गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने का आरोप लगा है। हालांकि आयशा नूरी ने प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में सरेंडर के लिए अर्जी दी थी, लेकिन शाइस्ता और जैनब रूबी समेत परिवारों की 5 महिलाएं फरार हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक और अशरफ हत्याकांड में शूटरों की मदद 2 और लोग कर रहे थे और ये दोनों आरोपी अतीक की ही हत्या जिस वक्त हुई वहां मौजूद थे, जो शूटरों के प्लान का हिस्सा था। इनके कहने पर ही शूटरों ने अतीक और अशरफ को गोली मारी। सूत्रों के मुताबिक इन्हीं दोनों आरोपियों ने शूटरों को होटल में ठहराया, अतीक के बारे में एक जानकारी दी। इसके साथ ही शूटरों को हर वो मदद पहुंचाई जो अतीक की हत्या के लिए जरूरी थी। तीनों शूटर्स के 2 और मददगार इस हत्याकांड में शामिल थे। इन दोनों मददगारों ने ही
लोकेशन की रेकी की। यानी कि इस हत्याकांड में 5 आरोपी शामिल थे, जिनका जिक्र मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने 2 दिन पहले किया था। पुंछ आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा। पंजाब के रहने वाले हवलदार मनदीप सिंह का पार्थिव शरीर भी लुधियाना में उनके घर पहुंचा, जहां पहले से ही अपने शूरवीर के आखिरी दर्शन के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। सीने पर मेडल और कंधे पर अपने साथी का पार्थिव शरीर उठाए जवान आगे बढ़े तो चारों तरफ से उन पर फूलों की बारिश होती दिखाई दी। इसके बाद शहीद हवलदार मनदीप सिंह के पार्थिव शरीर को उनके घर में रख दिया गया, जहां गांव के लोगों ने उनके आखिरी दर्शन किए। इसी बीच शहीद के परिवार के लोग फूट फूट कर रोने लगे। उधर मनदीप सिंह के साथ साथ पंजाब के मोगा के रहने वाले लांस नायक कुलवंत सिंह का पार्थिव शरीर भी मोगा पहुंचा। वो भी आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। बताया गया कि उनके पिता ने भी सेना में शामिल होकर देश की सेवा की थी और 1999 के करगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। और उनके बाद लांस नायक कुलवंत सिंह ने भी देश के लिए अपनी जान लुटा दी, जिनके पार्थिव शरीर को सेना के जवानों ने अपने कंधे पर उठाकर मोगा उनके घर लाए, जहां साथी जवानों और शहीद जवानों के परिजनों ने उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में रेप के बाद एक नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सड़क पर शव के साथ लोग प्रदर्शन करने लगे। सड़क पर टायर जलाकर पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। प्रदर्शनकारी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। দুজনকে আমরা কেস স্টার্ট করে অ্যারেস্ট করেছি। সেখানে সাথে একটা পয়জনের মতো বটল পড়ে আছে। वहीं बताया गया कि लड़की गुरुवार शाम से ही लापता थी, जिसका शव नहर में मिलने के बाद लोग भड़क गए। जब गांव में पुलिस शव को कब्जे में लेने पहुंची तो लोग विरोध करने लगे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ट्रांसफार्मर और प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते पूरा गोदाम धुंधु कर जलने लगा। आग की भयंकर लपटें आसमान में उठती नजर आई और धुएं की गुबार से आसमान ढक गया, जिसकी वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की कई टीमें वहां पहुंची और उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा दिया। भीषण आग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। और इन सब के बीच पुतिन की प्राइवेट आर्मी यानी कि वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया कि बखमूत में उनके लड़ाकों ने यूक्रेन की सेना को घेर लिया, जिसके बाद दोनों तरफ से जोरदार लड़ाई चल रही है और वैगनर ग्रुप के लड़ाके यूक्रेन की सेना पर अंधाधुंध गोलियां और तोप के गोले बरसा रहे हैं। रूस का दावा है कि येवगेनी प्रिगोजिन के लड़ाकों ने ज़ेलेंस्की की सेना को कई इलाकों में पीछे धकेल दिया। हालांकि वैगनर ग्रुप के मुखिया ने ये भी कहा कि बखमूत पर पूरी तरीके से कब्जे का दावा करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। Штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска пресекают попытки противника контратаковать на флангах и оказывают поддержку действиям. यूक्रेन का बखमूत वो इलाका है जिस पर कब्जे के लिए पुतिन की फौज और ज़ेलेंस्की की सेना के बीच बीते कई महीनों से भीषण संग्राम छिड़ा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में डीआरजी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 4 से 5 नक्सलियों के घायल होने का दावा है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में कई हार्डकोर नक्सली भी शामिल थे, जिन्हें गोली लगी है। मुठभेड़ के बाद जब इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो वहां से विस्फोटक सामग्री और नक्सली साहित्य बरामद हुआ। मुठभेड़ में 5 से 6 नक्सलियों को गोली लगने के बाद उनके भागने की सूचना है। दावा है कि सुरक्षा बलों को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बेचापाल, नुल्कातोंग और गोमपाड़ इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी है, जिसके बाद डीआरजी की टीम ने इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद डीआरजी जवानों ने भी नक्सलियों की गोलियों का मुंहतोड़ जवाब दिया। उमेश पाल हत्याकांड के वीडियो असद के साथ सभी आरोपी लगातार गोली चलाते दिखाई दिए थे। जहां अतीक को मेडिकल के लिए ले दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में पहले पायदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1। पुंछ में आतंकी हमले में स्टिकी बम के इस्तेमाल के मिले सबूत। सेना की गाड़ी पर बम प्लांट करने के बाद आतंकियों ने की थी 36 राउंड फायरिंग। इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज। अतीक मर्डर केस में पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर, मर्डर के प्लान में 3 नहीं 5 आरोपी शामिल थे। होटल से मिले आरोपियों के 2 मोबाइल फोन, ई रिक्शा से आरोपियों ने की थी रेकी। वारदात से पहला फेंके था सिम कार्ड।
जांच ने अपनी रिपोर्ट में बड़े आतंकी हमले की आशंका जाहिर की और हमले में स्टिकी बम के इस्तेमाल का भी दावा किया। बी को आशंका है कि इस हमले में स्टिकी बम का इस्तेमाल किया गया और कटरा जैसे पैटर्न को दोहराने की कोशिश की गई। गृह मंत्रालय और एनआईए को भेजी अपनी रिपोर्ट में आईबी ने कई अहम सूचनाएं दी हैं। आईबी ने उन स्वास्थ्य कर्मियों के बयान भी दर्ज किए जिन्होंने हमले के बाद घायल सेना के जवानों को ट्रक से बाहर निकाला। साथ ही घायल जवान का बयान भी दर्ज किया। सेना के सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने पहले कई राउंड फायरिंग की, फिर 2 ग्रेनेड दागे और फ्यूल टैंक को विस्फोट कर उड़ा दिया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कई सैंपल लिए हैं। आईबी के रिपोर्ट के मुताबिक सेना के ट्रक पर करीब 36 राउंड फायरिंग का जिक्र किया गया। साथ ही फायरिंग में स्टील बुलेट का इस्तेमाल किया गया। जांच के दौरान ट्रक से 2 ग्रेनेड पिन भी बरामद की गई। इसके अलावा वहां से केरोसिन तेल के वाष्प भी मिले। साथ ही ईद के मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से सीएए और एनआरसी पर निशाना साधा और इसे देश को बांटने की साजिश बताया। ईद के मौके पर पश्चिम बंगाल की सीएम लोगों को बधाई देने के लिए सार्वजनिक मंच पर पहुंची और रेड रोड पर अपने भाषण के दौरान एनआरसी का जिक्र किया। मैं तो नहीं करने दूंगा। ईद के मौके पर ममता बनर्जी ने जमकर सियासी हमले किए और कहा कि पश्चिम बंगाल में वो एनआरसी लागू नहीं होने देंगी। इस दौरान उन्होंने एनआरसी के जरिए देश को बांटने का आरोप लगा दिया और कहा कि किसी भी कीमत पर देश को बंटने नहीं देंगे। ईद की नमाज के मौके पर पहुंची ममता बनर्जी ने एनआरसी को चुनावी हथियार करार दिया। और आने वाला टाइम में भेंट होगा तो हम कुर्सी चेंज करके ही करेंगे। ममता बनर्जी शुरू से सीएए और एनआरसी का विरोध करती आई हैं और एक बार फिर ईद के मंच से ये मुद्दा उठाकर अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश की। उधर कर्नाटक के कोलार इलाके से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो आया सामने। वहां कुछ आवारा कुत्तों ने एक बच्चे को काट लिया जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें दिखा कि कुछ कुत्तों ने अचानक एक बच्चे पर हमला कर दिया। वो बच्चा सड़क से गुजर रहा था, तभी कुछ कुत्ते उसके पास पहुंचे और उस बच्चे के पैर को पकड़ लिया। इस दौरान बच्चे ने बचने की भी कोशिश की, लेकिन वहां कई कुत्ते मौजूद थे, जिसकी वजह से वो बच्चा बच नहीं पाया। हालांकि जैसे ही वहां से गुजर रहे एक आदमी की नजर इस घटना पर पड़ी, वो फौरन वहां पहुंचा और उसने सभी कुत्तों को भगाकर बच्चे को बचाया। वहीं इस हमले के बाद बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। असम के करीमगंज इलाके में आए तूफान ने भारी तबाही मचाई, जिसकी वजह से वहां एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। साथ ही कई घर तबाह हो गए और जहां जहां से होकर ये तूफान गुजरा, उसने वहां की तस्वीर बदल कर रख दी। करीमगंज इलाके में तबाही का मंजर साफ देखा गया। तूफान की दस्तक से वहां पानी बरसने लगा और तेज हवाएं चलने लगी। हवा की रफ्तार के सामने मौजूद कई पेड़ टिक नहीं पाए और जगह जगह टूट कर गिर गए। इस तूफान के असर से 400 से ज्यादा घर बर्बाद हो गए। वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। प्रयागराज पुलिस अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ साथ उसके परिवार की 4 और महिलाओं की तलाश में अब जुट चुकी है, जो अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से ही फरार है। पुलिस ने अतीक के परिवार की इन सभी महिलाओं को उमेश हत्याकांड में आरोपी बनाया है। इनमें अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब रूबी, अतीक की बहन आयशा नूरी की बेटियां मंतशा और उंजीला शामिल हैं। असल में आयशा नूरी और उसकी दोनों बेटियों पर 5 लाख के इनामी शूटर गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने का आरोप लगा है। हालांकि आयशा नूरी ने प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में सरेंडर के लिए अर्जी दी थी, लेकिन शाइस्ता और जैनब रूबी समेत परिवारों की 5 महिलाएं फरार हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक और अशरफ हत्याकांड में शूटरों की मदद 2 और लोग कर रहे थे और ये दोनों आरोपी अतीक की ही हत्या जिस वक्त हुई वहां मौजूद थे, जो शूटरों के प्लान का हिस्सा था। इनके कहने पर ही शूटरों ने अतीक और अशरफ को गोली मारी। सूत्रों के मुताबिक इन्हीं दोनों आरोपियों ने शूटरों को होटल में ठहराया, अतीक के बारे में एक जानकारी दी। इसके साथ ही शूटरों को हर वो मदद पहुंचाई जो अतीक की हत्या के लिए जरूरी थी। तीनों शूटर्स के 2 और मददगार इस हत्याकांड में शामिल थे। इन दोनों मददगारों ने ही लोकेशन की रेकी की। यानी कि इस हत्याकांड में 5 आरोपी शामिल थे, जिनका जिक्र मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने 2 दिन पहले किया था। पुंछ आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा। पंजाब के रहने वाले हवलदार मनदीप सिंह का पार्थिव शरीर भी लुधियाना में उनके घर पहुंचा, जहां पहले से ही अपने शूरवीर के आखिरी दर्शन के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। सीने पर मेडल और कंधे पर अपने साथी का पार्थिव शरीर उठाए जवान आगे बढ़े तो चारों तरफ से उन पर फूलों की बारिश होती दिखाई दी।
चलो, अब कदम मिला के चलो, ये भेदभाव धर्म जात सब भुला के चलो। एवरीवन, ये भेदभाव धर्म जात सब भुला के चलो, कदम मिला के चलो, अब कदम मिला। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को बहुत जल्दी शुरू करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की आज ट्रेन है और उन्होंने कहा कि मुझे बस बोल के जाना है। मैंने तो बोल दिया है सबको बहुत बहुत ईद की बहुत बहुत सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक हो। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जिनको ट्रेन पकड़नी है, जाना है, जम्मू जाना है, JNK जाना है, तो बोलिए, चलिए जल्दी। क्या नाम है आपका? मेरा सर मनमोहन गुप्ता है। मनमोहन गुप्ता जी, बोलिए। सर, बच्चों को छुट्टियां पड़ी थी 3। ये बच्चे जब पहले बोलते भद्रवाह चलते हैं, मैंने बोला भद्रवाह नहीं चलना है, हमने प्रतीक सर के पास जाना है क्योंकि आप हमारे आदर्श हो। और हम उस धरती पे आए हैं जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी यहाँ पे हैं और जो हमारे राष्ट्रपति जी जो द्रौपदी जी जो मुर्मू हैं, हम उस दिल्ली वालों को नमस्कार करते हैं कि ऐसे हमारे को लीडर बंदे हमें यहाँ पे मिले और घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आपकी ट्रेन क्या बजे है? 7 बजे। तो अब आप जाइए, तो 6:43 तो हो ही गया, जल्दी से निकलिए, जाइए, जाने दीजिए इनको। बहुत बहुत शुक्रिया। होता है। और आए हैं, दूर से आए हैं, बोलना चाहते हैं। आप कहाँ से आए हैं? नमस्कार, मैं कोलकाता से आया। कोलकाता से किया? अरे, तो कोलकाता की आज तो बातें हो रही थी। कोलकाता में कहाँ से? कौन दिखे? मैं बालीगंज में रहता हूँ। तो बांग्ला बोलो ना। बांग्ला तो बोलते, तो कहले बोलो ना, बांग्ला तुम्हें की मैं बांग्ला बोलो ना। हाँ, तो कहाँ से, कौन दिखे? आमी बालीगंज साउथ कोलकाता था कि साउथ कोलकाता। हाँ, तो बोलिए क्या मुद्दा? आज तो बात ममता जी ने कहा। तो पहली बात बांग्ला में बोलते हैं कि प्रतीक जी, আমি তোমার জন্য রসগোল্লা স্পেশালি নিয়ে এসেছিলাম এই প্রোগ্রামে আসবো বলে, আমি ঠিক করেই এসেছি, কিন্তু তোমার অবধি পৌঁছয়নি কারণ তার আগে সবার মধ্যে বেটে গেছে। पता नहीं कितने लोग समझे छत्तीसगढ़ तक मिठास आई कि नहीं आई। आई आपके पास मिठास? वो कह रहे थे कि मैं कोलकाता से आया था और आपके लिए खास तौर से रसगुल्ला लेके आया, लेकिन आप तक पहुंच नहीं पाया क्योंकि उसके बीच में ही बट गया। कोई बात नहीं दादा, उसकी मिठास मेरे तक और तमाम वो सारे लोग जो आज यहाँ पे अक्षय तृतीया, परशुराम जी का उत्सव और जो ईद है, उन सब के पास वो मिठास पहुंची और सब तक पहुंचेगी। अब आप अपनी बात कहिए, फटाफट मैं आगे बढ़ता हूँ। बात मैं एक ही कहना चाहता हूँ प्रतीक जी, आज इस माहौल में जो बात लेके आप आलोचना कर रहे हैं, उसमें टिप्पणी करने से पहले मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि इस माहौल में बात करते करते कहीं मेरे अंदर से सच बात निकल गया, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता कि कल मेरा स्वर्गवास ना हो जाए। मेरी चुप्पी आ गई। उन्होंने कहा कि मैं सच नहीं बोल सकता, रसगुल्ला तो ला सकता हूं, सच नहीं बोल सकता। सच अगर मैंने बोल दिया, बोलते बोलते मैं बोल गया अगर सच, मैं बंगाल से हूं। अब उधर दिखाने की जरूरत नहीं, कैमरा मेरी तरफ रखो, बचाने तो जाओगे नहीं तुम। कैसे गिरा, कौन थे 3 मरने वाले, अतीक अतीक, तब तो दिखाओगे कैमरा लेके। जब मर गया और कौन था बदमाश हो ये था, तब तो दिखाओगे। बचाने जाओगे नहीं, कैमरा लेके तुरंत पहुंच जाते हो हर जगह। इधर आओ। बोले अगर बोलते बोलते मैं बोल गया तो सच्चाई सामने आ जाएगी, और अगर सच्चाई सामने आ जाएगी तो मैं शायद मैं ऊपर ना चला जाऊं। नहीं, बहुत सही बात नहीं कि चुपचाप रहो। ईश्वर आपको लंबी आयु दे, सत्य पे चलें, सत्य से टिके ना, डिगे ना, और सत्य पे निष्ठा पूर्वक बने रहे, और ऐसी शक्ति प्रभु मां भगवती कल्याणी आपको दे। ऐसा जी, मैं पीछे वाले से जी। सर, मेरा नाम अनंत पांडे है जी। हम भी बंगाल में रहे, हमारे पिताजी हिंदुस्तान मोटर में नौकरी करते थे। सर, हमारे यूपी बिहार के लोगों ने ममता को लाया, क्यों? क्योंकि कंपनियां बंद हो रही थी, और ये ममता ने ही यूपी बिहार के लोगों को बंगाल से भगाने के लिए सारे कंपनियों में ताला लगवाया। नहीं, ऐसा ना कहो। पहले देखो ये बात है, कमियां कुछ रही, देखो कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन राजनीति, मैंने कहा राजनीति होती बड़ी गंदी है, मैं मानता हूं, मैं इतना तो मानता हूं। ताला लटक गया सर,
हमारे पिताजी कंपनी बंद हो गई, वॉलेंटियर रिटायरमेंट लेके आना पड़ा। उस कंडीशन में अपने बच्चों को कैसे पढ़ाया, कैसे बढ़ाया हम लोग को हम समझते हैं। जो ममता को लाया, ममता ने उसी को भगाया, और अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार अभी बंगाल की है। नमस्ते, कहाँ से आए हैं आप? मैंने सुन लिया, मैंने भैया सुन लिया, वहां तक भी आवाज चली गई जी। कहाँ से आना हुआ? गुजरात से। गुजरात से आए हैं, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा से भी यहाँ हैं लोग, और उधर गुजरात से। गुजरात में कहाँ से हैं आप? वापी से। मैं बस जाना हुआ था वापी से। कुछ कहना चाहते हैं? कैसे आना हुआ इधर? बस घूमने आए थे। घूमने तो घूमिए, बहुत आनंद लीजिए दिल्ली का। और कुछ कहना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात है, गुजराती आदमी बहुत कम बोलता है। क्यों जी? नमस्कार प्रतीक सर, मैं भी लखनऊ से हूँ। मतलब आप भी लखनऊ से हैं, हम भी लखनऊ से। इन्होंने कहा कि मैं भी लखनऊ से हैं, और आपको तो जानते हैं आप लखनऊ से हैं जी। मेरे को एक बात कहनी थी। ब्रेक से पहले जो बात हुई, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं बंगाल की, तो उन्होंने ये क्यों कहा था कुछ वर्षों पहले कि दुधारू गाय की अगर दुलत्ती भी खानी पड़ेगी तो मैं खाऊंगी, तो ये बात एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहते हुए उनको शोभा नहीं देती है। वो चीफ मिनिस्टर है एक स्टेट के, और एक बड़े स्टेट की। सही बात है। दुधारू गाय की अगर दुलत्ती खानी पड़ी तो वो भी खाऊंगी, ये बात उन्होंने। अरे घबराई ना भाई, भाईजान ईद बहुत बहुत मुबारक हो। कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। दिल्ली में 6 नंबर या कहाँ रिहाइश कहाँ है आपकी? दिल्ली 6। बहुत बहुत मुबारक हो। जरूरी नहीं सबसे पूछा जाए, मैं आ रहा हूँ आपसे। जो नए लोग आए उनसे पूछ लूँ ना, आप तो रोज ही आते हैं। आपकी दाढ़ी, मैं आपकी दाढ़ी ना देखूं तो शो ना करूं। जरूरी बात करनी है। जरूरी बात थी तो उसको पचा के रखिए, परसों करेंगे। मैं आ रहा हूँ मैम जी। जी, कहाँ से आना हुआ? गोरखपुर से। गोरखपुर से। क्या नाम है आपका? शशि तिवारी। शशि जी, कुछ कहना चाहती हैं? नहीं जी जी मैम, एक मिनट को ना। कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से आए। दिल्ली से। क्या नाम है मैम? पूनम। पूनम जी, स्वागत है आपका। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट टाइम आई एम हियर। फर्स्ट टाइम है आप आए हैं। और यहाँ के बारे में एक बात कही जाती है, जो एक बार आया, ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे दोबारा मत्था टेकने जरूर एक बार आना पड़ता है। तो मुझे नहीं मालूम कि दोबारा कब होगा, आप कब आएंगे, लेकिन आना होगा आपको, एक बार जरूर आइएगा और प्रोग्राम का आनंद लीजिए। गार्ड साहब पानी पिलाइए तो मैं साहब को, और बातचीत के सिलसिले को सोना कहता हूँ जी। देखिए, आज ईद का दिन है, मीठी बात करेंगे थोड़ी। क्यों, कड़वी बात नहीं बचा पाएंगे क्या? होनी चाहिए थोड़ी। मीठी ईद है, सबने सेवई खाई। तो ऐसा था, निज़ा फजली को हमने अभी सुना। निज़ा फजली की शायरी के बारे में ये कहा जाता था जब उन्होंने शायरी लिखनी शुरू करी कि यार इनके शब्द उर्दू के बड़े हल्के हैं, बाकी शायरों के गालिब वगैरह के शब्द बड़े भारी होते थे, तो इनको रिजेक्ट किया गया। लेकिन इनकी शायरी आम आदमी की भाषा में थी, जैसे ये शो है इसीलिए ये सुपरहिट हुए। दूसरी बात, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर एक व्यक्ति तो जो रहता था वो शब्बाना आजमी के पिता थे। 8 कमरों के बीच में एक टॉयलेट बाथरूम था बंबई के दफ्तर में, वहीं शब्बाना का जन्म हुआ, वहीं पढ़ी लिखी, कॉलेज गई। बात क्या कहना चाहते हैं आप? बात ये कहना चाहता हूं कि कम्युनल हार्मोनी की बात हो, भारत के कल्चर की बात हो, ईद की बात आज हो, नफरत की बात ना हो, ममता बनर्जी को जवाब दिया जाएगा और वहीं बंगाल में जिया जाएगा, लेकिन बीजेपी को जस्टिफाई नहीं करूंगा। जगा दिया गुरु दादा आपने। सो रहे थे, उठ गए, लेफ्ट पार्टी के थे, बोले नहीं जवाब दिया जाएगा। अभी तक तो बोल रहे थे ममता जी के बारे में, कुछ नहीं बोले। जैसे ही लगा कि अरे वोटर ने तो चोट कर दी, फट से मारा, बोले ना ममता को जवाब दिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। जी शालिन। प्रतीक जी, आज ईद का मौका है और ईद हम क्यों मनाते हैं? भाईचारा कायम करने के लिए। तो मैं एक शेर पढ़ दूं। फजाए अमन ओ अमा की सदा रखे कायम, फजाए अमन ओ अमा की सदा रखे कायम, सुनो ये फर्ज तुम्हारा भी है हमारा भी। तो बात ये नहीं है, अगर इस देश का रहने वाला हर नागरिक प्राथमिकता से ये कहेगा मैं भारतीय हूं, तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। जब आप भारतीयता की तुलना में धर्म को पहले रखेंगे तो कहीं न कहीं वो तकलीफ आती है। मेरा जो कहना है लोग समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूं, एक संवैधानिक पद पर चुनी हुई मुख्यमंत्री के द्वारा अगर इस मौके पर धर्म विशेष को संबोधित करते हुए कोई भी उद्बोधन दिया जाए, मारने और काटने की बात की जाए, जान देने की बात की जाए, तो ये क्या संदेश देना चाहती हैं? अगर वो इसकी जगह अगर ये शब्द इस्तेमाल करती, अमित तुम्हारे भालोवासी सारे बंगालियों के लिए, तो बेहतर होता। बिल्कुल सही बात, ये बात बिल्कुल सही है। आज ईद का मौका था, दंगाई पार्टी कहने की क्या जरूरत थी? मुझे बताइए जरा, कैन यू जस्टिफाई इट? क्या जरूरत थी? और ये कहना कि कोई बीजेपी से पैसा लेता है, मुस्लिम वालों को
बांटना चाहता है। क्या जरूरत थी आज कहने की? दंगे तो पहले बीजेपी की प्रेजेंस से। नहीं आप इसके पहले कम्युनल वायलेंस, बंगाली मानुषो खड़े हैं। बंगाल में कभी दंगे होते थे? हिंदू मुसलमान प्रेम से रहता था ना। लेकिन आज क्या हो रहा है? और ये बीजेपी के कारण हो रहा है। जब से आए 1946 से हो रहे हैं, 1946 से हो रहे हैं सर दंगे। कोई अपने इष्ट का मंदिर नहीं तोड़ता है सर। कोई जाके अपना इष्ट का मंदिर नहीं तोड़ता है। जिसका मंदिर तोड़ा गया उसी पर आप दोष दे रहे हो। जी देखिए, ये तो अच्छा हुआ ये भैया जी का कुछ ऐसा मामला है कि जहां का सवाल आता, अगर गुजरात का है तो गुजराती मौजूद रहता, बंगाल का है तो बंगाल भी। जी देखिए, मैं पत्रकार हूं तो एक आंकलन करूंगा। आज ये चर्चा हुई, तीखी बहस हुई, आपस में मतभेद हो सकता है यहां पर, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारा अमन पसंद मुल्क है, गंगा जमुनी की तहजीब है, और ये वही देश है जहां पर फूल वालों की सैर निकालने की रिवायत रही है, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता, सौहार्द और प्रेम का प्रतीक रहा है। मैं 100 बातों की एक बात बोलूंगा, मीडिया वाले हम लोग सक्षम है, चौथा स्तंभ है, ये हम विदेशी ताकतों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर देंगे। और मैं खास तौर पे उल्लेख करना चाहूंगा बीबीसी का। ये क्या दोहरे मापदंड है हमारे देशवासियों के, यहां पर ये समझना चाहिए। अगर बीबीसी तारीफ कर दे तो वहां पर हम वाह वाह करते हैं, या वहां पर हम लोग कमी बेशी ढूंढते हैं, या बीबीसी अगर कोई कमी निकालती है वहां पर दूसरी राजनीति शुरू हो जाती है। पहले ये तय कर ले कि क्या बीबीसी में भरोसा करेंगे या अपने हिंदुस्तान की मीडिया पर। हम लोग सक्षम है, और ये भूलना नहीं चाहिए। संकल्प है कोरोना के बाद खास तौर पे कि अपने महान मुल्क को महाशक्ति बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलके नई कहानी। जी जनाब। प्रतीक जी, अभी ब्रेक के बाद आपने एक अच्छा गीत सुनाया कि कदम मिला के चलो। निदा फाजली साहब की नज्म है। बिल्कुल बता रहा हूँ। अटल जी ने भी यही कहा था, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अगर हम कदम मिलाने की बात करते हैं तो स्वर्व्यापी, स्वर्स्पर्शी सारे चीजों को लेकर चलने की बात करते हैं। और एक बात, आपने बड़ी जो आपका एक टैगलाइन है, आ करते हुए निकल के कहा, जगा दिया कम्युनिस्ट को। ये वैसे जगा रहे हैं कि केरल में जो इनके कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं उनके साथ ये गले मिला रहे त्रिपुरा में जाकर। ये ऐसे कम्युनिस्ट के लोग हैं कि आपस में वहां मारपीट करते हैं और त्रिपुरा में सत्ता भोग के लिए गले मिल जाते हैं। ये आइडियोलॉजी जनता समझती है। और दूसरी बात मैं कहूंगा, जो ममता बनर्जी ने ईद के मौके पे हिंदू भाई बहन, मुस्लिम भाई बहन को बरगलाने के लिए स्टेटमेंट दिया है, उस पर मैं स्पष्ट कर रहा हूं, 1969 उद्यपी के अंदर विश्व हिंदू सम्मेलन में कहा गया था, हम अस्पृश्यता के बिल्कुल कलंकित मानते हैं, उसे नहीं विश्वास करते हैं। आरएसएस भी कहती है देश में स्वर्व्यापी, स्वर्स्पर्शी सोच चलेगा। जी मैं आया, जी आ रहा, मैं आ रहा ना सर, आपने डिसिप्लिन तोड़ा इसलिए नहीं बोलूंगा। नहीं प्रतीक जी, जो पत्रकार बंधु यहाँ पर हैं, उन्होंने मीडिया के ऊपर एक बात कही, तो मैं सिर्फ एक शेर पढ़ देता हूँ कि वो जो अरमां थे मेरे दिल के, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, ज़बां मिली तो कटी हुई, कलम निकला तो बिका हुआ। तो सीधी सीधी बात तो ये है, देश के अंदर बात तो भाईचारे, एकता और हम लोग समानता की करेंगे, लेकिन जो इधर उधर टहलाने वाली बात है ना, उससे बचाने का काम तो हमारे देश की मीडिया का है। आज सत्यपाल मलिक ने जो सवाल उठाए हैं उसके ऊपर बहस होनी चाहिए। वो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसका एजेंट बनकर आरएसएस का आदमी जाता है कि आप इसको पास करिए, मैं 300 करोड़ दूंगा, और कहता कौन है? जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, जब धारा 370। लेकिन मुझे एक ही सवाल पूछना है कि वो कब कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीरज, आप कुछ भी, आपको मैंने कभी माइक नहीं हटाया क्योंकि मैं मानता हूं कि ये एक ऐसा मंच है जिसमें बोलने का हक है, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहता हूं कि वो कब बोलते हैं, और ये हर केस की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जी मैं आया। संवैधानिक पद पर जो है उन्होंने काफी लंबा समय निकाला। गवर्नर जो है गैर राजनीतिक पोस्ट होती है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कुछ लोगों का जो आत्मीय बोध तब क्यों जागृत होता है जब वो पद से दूर हो जाते हैं। जो अगर सारा देश उनको सम्मान की दृष्टि से देखता, अगर वो पद पर रहते, अगर ये बात की चर्चा करते, तो वो आज सबके लिए आदरणीय होते। एक बात बोलूंगा, जनता जनार्दन होती है। ये पूछिए 370-35 ऐसे किसका उद्धार हुआ था? धरती का स्वर कहलाने वाला कश्मीर क्या हो रहा था? अपने देश का युवा पत्थरबाज बन गया था।
गुलाम नबी आजाद की बात पर अभी जल्दी बोलो, टाइम खत्म है। गुलाम नबी आजाद की बात पर अभी यही लोग हंगामा काट रहे थे, उन्होंने कह दिया, उस पर पूरा शो कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे कदम मिला के चलो, कैसे चलेंगे? 80-20 ये कह रहे हैं, तो कदम मिला के कैसे चले? अली बजरंग बली ये करते हैं, कपड़े देख के ये पहचानते हैं, अली बजरंग बली कैसे करते हैं? मैं तो कहता हूँ दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान, और ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। जी 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 हाँ 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 नया वाले जल्दी बोलो। सर सतपाल मलिक पे सर पहले रुको। हाँ सर, सारी भाजपा विरोधी पार्टियां मुस्लिमों का तुष्टीकरण क्यों करती है? बोलो, जल्दी बोलो। सर सतपाल मलिक पे सर गवर्नर रहे, लेकिन इससे पहले किस दल में रहे? सपा, कांग्रेस, लोकदल, जनता दल। कौन कौन? सतपाल मलिक, चेक कर लीजिए कौन कौन से पार्टी में थे। वो तो मालूम है, तुम क्या कर रहे हो? हाँ तो सर मैं ये बोल रहा हूँ, जब नहीं मैं कह रहा हूँ तुम क्या कर रहे हो मौजूदा समय में? सर मैं नौकरी कर रहा हूँ सर। ये न सोचना कि नजर नहीं है, नजर मैं देखिए, मैंने कभी मैं आपको कह दूं, मेरी बात सुनिए, पिताजी भी आ जाएंगे तो मैं डिसिप्लिन नहीं तोड़ूंगा अपना। मेरा डिसिप्लिन है, नहीं तोड़ूंगा, नहीं तोड़ूंगा, नहीं तोड़ूंगा। सर एक बात बोलना चाहता हूँ, ये मैंने जिनसे सीखी है पत्रकारिता, उन्होंने कहा कि उसूल चाहे। सर एक बात बोलना चाहता हूँ, यह देख विषमता की रानी मखमली सेज पेश होती है, गोदी में उसके बिलख बिलख समता विधवासी रोती है। ये अमन और शांति का देश है, किसी एक मजहब को ऊंचा करना, किसी एक मजहब को नीचा करना, ये देश हमारे कभी नहीं सिखाती है। मैं आई एग्री। ये एक सामान्य आदमी की ये वॉइस है। मैं आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत करता हूँ, टाइम्स जर्नलिस्ट हैं, और बहुत बहुत स्वागत। जी क्या हुआ? ये कह रहे हैं कि बराबर का देश है, 100 साल से